अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः, मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा, दिनांक 24 नोव्हेंबर 2022। रसरत्न समुच्चय महाकामेश्वर मोदक। शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अथ कामेश्वरो रसः। सम्यक, हाँ हाँ, ये अलग है। सम्यक मारितम अभ्रकम कटुफलम कुष्ठाश्वगंधा मेथी मोच रसो विदारी मुशरी गोक्षुर के क्षुरकम रंभा कंद शतावरी यजमुदा अजमुदा असंच आहे। माशास्तिला धान्यकम द्यष्टी नागबलाक कच्चूर मदन जाति फलम सैंधवम मांगी कर्कट श्रृंगिका त्रिकटकं द्वैजीरके चित्रकम चातुर्जात पुनर्नवा गजकणा द्राक्षा शठी कटफलम शाल्मल्यंघ्रिफल त्रिकम कपिभवम बीजम च द्विजम समम चूर्णयेत् चूर्णाद्धा विजया सिता द्विगुणिता मध्वाच मिश्रन्तु तत् कार्य कर्षार्धा गोलिका विलेयमथवा कृत्वा च तत् सेवयेत् पेया क्षीरसितानुवीर्यकरणे स्तंभेप्ययं कामिनी स्तंभेप्यथ कामिनाम् रामावश्यकर सुखाति सुखद प्रौढ़ांगना द्रावकः क्षीणे पुष्टिकर क्षय क्षयकरो नानामयध्वंसकः नित्यानंदकरो विशेष कविता वाचा विलासोद्भवं दत्ते सर्वगुणं महास्थिरवयो ध्यानावधानेप्यलम् अभ्यासेन निहन्ति मृत्युफलितं कामेश्वरो वत्सरात् सर्वेषां हितकारको निगदितो यो श्रीनित्य मथेन सह। पहिल्याच वेगळं केलंय त्यांनी। विधिवत संशोधित तथा भस्म किया हुआ अभ्रक भस्म तथा कायफल मीठा वच असगंध मेथी ये है क्या बीच में? वचा, हाँ ठीक है।
मोक्षरस, विदारी कंद, मुशली, गोखरू, तालीम खाना, केले की जड़ का फल, शतावरी, अजमोदा, उड़द, तिल, धनिया, मुलेठी, नागबला, कचोर, मैनफल, जायफल, सेंधा नमक, भारंगी, काकड़ा सिंगी, सौंठ, मरीच, पीपर, सफेद जीरा, स्याह जीरा, चित्रक की जड़, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, पुनर्नवा की जड़, गज पीपर, मनुक्का, कचूर, सुगंध वाला, शालमली की जड़, हर्रे, बेहड़ा, आंवला तथा शुद्ध कवच के बीज। संभाग इन सबों को एकत्र कर महीन चूर्ण बना ले तथा छान ले। इसके बाद पूर्वोक्त औषधों को औषध के आधा भाग घृत में भुनी हुई भांग तथा सभी के दुगना सीता द्विगुणता वो खड़ी साखर शक्कर एकत्र मिलाकर उसमें शहद तथा घी उचित मात्रा में मिलाकर तथा घोटकर आधा आधा कर्ष का लड्डू या वट्टी या अवलेह बना ले और घृत स्निग्ध भांड में बंद कर रख दे। इस औषध को अर्धकर्ष की मात्रा में मिश्रित दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करें। यह औषध कामुक पुरुषों के वीर्य को बढ़ाता है तथा स्तंभन करता है। यह कामेश्वर नाम औषध कामिनी स्त्रियों को वश में करने वाला, अतिशय सुखकारक, रोगांगनाओं को द्रवित करने वाला, क्षीण धातु को पुष्ट करने वाला, क्षय रोग नाशक, अनेक रोगों को नष्ट करने वाला, प्रतिदिन नवीन आनंद को देने वाला तथा उत्साह बढ़ाने वाला है। इस औषध को सेवन करने वाला पुरुष विशेष प्रकार के कविता शक्ति तथा व्याख्यान शक्ति से संपन्न एवं सभी गुणों को ग्रहण करने में समर्थ होता है और उसकी आयु अत्यंत स्थिर, ध्यान शक्ति युक्त तथा विषयों की कारण में समर्थ होता है। विषयों को महास्थिर वयो ध्यानावधाने प्यलम, ध्यान करने में समर्थ होता है, ऐसा होगा था। मदन कामेश्वर मोदक अभ्यास पूर्वक 1 वर्ष तक सेवन करने से अकाल मृत्यु तथा पलित रोग को नष्ट करता है और सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए हितकर है। इस मोदक का निर्माण श्री नित्यानाथ रसशास्त्री का कहा हुआ है। तो अभी ये हेमस्ट्रीट की दवा उपलब्ध है, महाकामेश्वर मोदक, इस प्रकार से। और वैसे आसान है, सिर्फ ये भांग मिल पाना ये कठिन बात इस प्रकार की है। लेकिन अच्छी तरीके से वाजीकरण कल्प है ये एक बात, और शोधन न करता रहता ये इनका। वास्तव में रसायन और वाजीकरण दोनों शोधन के बाद ही देने हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर शोधन के बगैर भी देते हैं तो परिणाम कम होंगे, परिणाम होंगे ही नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। नहीं तो मैं कैंसर के मरीज में रसायन चिकित्सा डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ, उसमें कुछ भी फायदा नहीं होता। लेकिन फायदा तो हो रहा है उसमें, संदेह की बात नहीं है। तो उसी प्रकार पहले शोधन करके अगर देते हैं रसायन या वाजीकरण तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं देते हैं तो रसायन में वातातपिक रसायन भी बताया गया है, जिसके परिणाम कुटी प्रवेश के जरिए कम इस प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार इसमें भी कम परिणाम मिलेंगे, लेकिन परिणाम मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेंगे। और ये अवेलेबल होने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये अभी अवेलेबल है। मैंने सोचा था मेरे पास है सैंपल, लेकिन नहीं है, तो थोड़ा मंगवाना पड़ेगा इसका सैंपल। और कैंसर के मरीजों में या अन्य मरीजों में जहां जहां शुक्र क्षय से संबद्ध विकार इस प्रकार से है, वहां देना उचित इस प्रकार का रहेगा। और ये शुक्र को बढ़ाता है, संबंध भी करता है, ऐसा लिखा है। ये कैसा होता है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अगर शुक्र का स्तंभन इस प्रकार से करना है तो भी एक अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। हम्म।
पाणी चढलं नाहीये? कुठलं गरम पाणी येत नाही का इथे? तर ठीक आहे, लावू नंतर खाली घेऊन. सुश्रुत खाली गेला की त्याला बघायला सांग. तो बाकी सभी चूर्ण ही है, और काफी चूर्ण मात्रा में चूर्ण इस प्रकार के है, और उसमें चूर्णार्था विजया सीता द्विगुणिता मध्वाज्य मिश्रम कर्षार्धांगुलिकां विलिह विलेयम अथवा कृत्वा च तत्सेवयेत् पेयाक्षीरसितानुवीर्यकरणे स्तंभे पेयम कामिनाम. तो बाद में क्षीर पेया घृताढ्योष्णा वगैरह इस प्रकार के करके लेनी है, वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. तो ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर ये मिल रहा है अभी तो इसका प्रयोग कर सकते हैं. और आदत नहीं पड़नी चाहिए, मालूम नहीं, करके देखना चाहिए इस प्रकार से. अतः स्तंभने कृकवाकु प्रयोगः. कृकवाकु ग्रपिच्छन्तु मुद्रिकाकारकं कृतम् ऊर्ध्व ऊर्णनाभे सुजालेन वेष्टयित्वा धारयेत् वामहस्तकनिष्ठाया वामहस्तकनिष्ठाया नरो वीर्यं न मुञ्चति. है. कृकवाकु का अर्थ मुर्गा है, कुक्कुट. मुर्गे के तीक्ष्ण पंख के अंगूठी के आकार का बनाकर मकड़ी की जाल से लपेटकर बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में पहनकर यदि स्त्री के साथ मनुष्य संभोग करे तो उसमें उसके वीर्य अधिक समय तक स्तंभित रहता है. तो जाल का मतलब यहाँ ये मकड़ी का जाल इस प्रकार का बताया है. कुरकवा को अग्र पिच्छम तु मुद्रिका कारकं कृतम, तो मालूम नहीं है कि कुक्कुट के पंख के अंगूठी बनानी है, और उसमें पूर्णनाभे सुजा लेना विष्टयित्वा धारयेत् वामहस्त कनिष्ठाया. तो बाएं हाथ में कनिष्ठिका में ये डाले अंगूठी, नरो वीर्यं न मुंचति, तो बहुत काल तक रति क्रीड़ा कर सकता है. कर्पूरम टंकणम सूतम मुनिपुष्प रसम मधु मर्दयित्वा लिपेत् तेन लेपो यावत्तु तिष्ठति. कणम सूतम. कर्पूर, शुद्ध टंकण, शुद्ध पारद, अगस्त्य के पुष्प का स्वरस तथा शहद, इन सबों को एक तरल में घोटकर तथा मलहम मिलाकर इस मलहम से लिंग के ऊपर मर्दन कर संभोग करने पर जब तक लेप लिंग पर रहता है तब तक मनुष्य संभोग करता रहता है, अर्थात शीघ्र संचलित नहीं होता है. ये भी अजीब है, बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है. लिंगं तु पुण्डरीकस्य चूर्णीकृत्य प्रयोजयेत् मधुना तिलकं कृत्वा रेतस्तंभकरो ह्यलम्. पुंडरीक का केसर चूर्ण शहद के साथ मलहम बनाकर तथा लिंग के ऊपर तिलक के समान लेप कर संभोग करने से मनुष्य का वीर्य अधिक समय तक स्तंभित रहता है. तिलकं कृत्वा, तो लिंगम तो पुंडरीकस्य का मतलब इन्होंने केसर किया है. श्वेत कमल का. हाँ, ये तिलक के समान लगाना है.
बधुना, ये भी आसान है वैसे। तो पूर्ण चंद्र। ये सब उल्टा पुल्टा है यहाँ पे। सूतं गंधम चाश्वगंधा। गुडूची। यष्टि तोयैर्वासकैरेवं वासकैरेकं विघृष्य क्षुद्रं शंखं मौक्तिकलोहकिट्ट भस्मीभूतं सूततुल्यं च दद्यात् भूकुष्माण्डैर्वासरैक विगृह्य गोलं कृत्वा भूतरे तं पटेत् पुटेत् चूर्णं कृत्वा नागवल्ली रसेन दद्यादेकं मर्दयित्वा च निष्कं मध्वाज्याभ्यां पूर्णचन्द्रः रसेन्द्र पुष्टिवीर्यं दीपनं चैव कुर्यात् योज्यश्चायं पित्तरोगे गृहण्याम् अर्शरोगे सेवयेत् बोलयुक्तम् स्त्रीणां तापे शाल्मनी नीरयुक्तं मात्रामानं कालदेशं विभज्य। इतना ही है। पूर्णचंद्र रस। शुद्ध पारद तथा गंधक, शुद्ध गंधक दोनों की कचौली बनाकर अश्वगंधा गुड़चित तथा मुलेठी के क्वाथ से एक एक दिन घोटे। इसके बाद छोटे शंख का भस्म, शूद्रम शंखम इस प्रकार का है, मुक्ता भस्म तथा लोह किट्ट, इन सबों को प्रत्येक पारद के बराबर मिलाकर खरल करे। पुनः विदारी कंदक का स्वरस से एक दिन तक घोटकर गोला बना ले। इसके बाद गोला को सुखाकर शराब संपुट में बंद कर भूदय यंत्र में पकावे और स्वांग शीतल होने पर यंत्र से निकालकर खरल में महीन चूर्ण बना ले। इसके बाद पुनः नागवल्ली के रस के साथ भावित कर तथा सुखाकर एवं पीस कर कांच की शीशी में रख ले। इस रस को एक निष्क की मात्रा में शहद तथा दूध के साथ सेवन कराए। यह पूर्णचंद्र रस शरीर को पुष्ट करता है, वीर्य को बढ़ाता है, रासायन को प्रदीप्त करता है। इस रस को पित्त विकार, ग्रहणी रोग तथा अर्श विकार में बोल के साथ सेवन करें। इस रस को स्त्रियों के ताप प्रदर में, योनि व्यापत तथा सोम रोग में, हाथ पैर के जलन में, शालमली के जड़ के रस के साथ प्रयोग करें। इस रस की मात्रा कल्पना, देश काल तथा क्षय के अनुसार तथा जल का विचार कर प्रयोग करें। तो ये मिलता भी है पूर्णचंद्र रस और बनाने में कठिन नहीं है। तो शंख के साइज से गुण में क्या फर्क पड़ता हो, क्या हो पड़ता क्या? पढ़ना तो चाहिए। जब इन्होंने इस प्रकार से बताया है क्षुद्र शंख, तो शायद उसका कुछ ना कुछ परिणाम इस प्रकार का होता होगा। तो संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषणम अर्थवत, ये एक आता है। संभव और व्यभिचार है तो ही विशेषण अर्थवत होता है, तो ही विशेषण का मतलब होता है, नहीं तो विशेषण का मतलब नहीं होता। तो इसका संभव होना कि शूद्र शंख होना और व्यभिचार भी होना, बड़े शंख भी होना, ये दोनों अगर है तो ही क्षुद्र शंख वगैरह इस प्रकार के जो विशेषण बताते हैं वो रहना पड़ेगा। संभोग क्रिया के दौरान कहाँ गायब हो जाता है? लेफ्ट टिकेंगे से तो निकल जाएंगे, जब तक रहेंगे तब तक फायदा उसका होता होना चाहिए।
छोटे शंख में कीड़े वैसे ही रहते हैं, बड़े शंख से वो कीड़ा बाहर निकल जाता है। इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन अब ये माउस फिर से आरंभ हो गया। हम्म, तो पूर्णचंद्र को ही मकर ध्वज कहते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि मकर ध्वज बनाने के लिए उसमें और कुछ औषधियां डालते हैं इस प्रकार से। अभी किसी को मालूम है तो बताते इस प्रकार पे पूर्णचंद्र रस और मकर ध्वज। मेरे ख्याल में गुणेश शास्त्री की किताब में इसके बारे में कुछ लिखा है, लेकिन ये वैसे बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और पूर्णचंद्र रस अलग है। गुणेश शास्त्री के किताब में शायद कुछ है, किसी को अगर पता है तो बताने की कोशिश करें। तो ठीक है, ये देख सकते हैं। अर्थ कामदीपनः शुद्धं गंधं वाजिगंधांच यष्टिं माकंदम इक्षुरकम आत्मगुप्तां मध्वाजाभ्यां शाल्मली सत्वयुक्तां शंभुकैर्वा भुज्यते वाज्यमिश्रैः। शुद्धं गंधं वाजिगंधा कामदीपनः। यहाँ पूर्णचंद्र रस अलग भी है। ठीक है, अभी ऐसा ही देख लेते हैं। मकरध्वज पूर्णचंद्रोदय मकर ध्वज के नाम से दूध पापेश्वर बनाती है। संदर्भ भारत भैषज रत्नाकर का है। हाँ, लेकिन इसका संदर्भ गुणेश शास्त्री ने कुछ लिखा है। तो गंधक, वाजिगंधा, यष्टि, कपिकच्छु, इक्षुरक, आत्मगुप्ता अलग है। माकंद, माकंदम आम्रफलम, अरे बाप रे। तो आम्रफल, इक्षुरक, आत्मगुप्ता मध्वाज्याम्यम शाल्मली सत्वयुक्ताम शंभु कैर्वा भुज्यते वाज्यमिश्रे ही। शंभु का क्या मतलब? जम्बू को मांसे ही आज्यमिश्रे घृतभजिते ही इत्यर्थ। हम्म, तो ठीक है। हम्म, एक कामदीपन ये काफी आसान है वैसे बनाने में। पारद नहीं है, गंधक ही है सिर्फ। सलमली सत्वयुक्त व आज्य मिश्र, इस प्रकार से बताते हैं। कर्पूर रस संयुक्तम सौभाग्य रस संयुतम लेपाय क्रियते नित्यम नामना मदन जीवन। ये बाद में आया है, अंत में आया है। कर्पूर तथा पारद भस्म या शुद्ध टंकण
तथा पारद भस्म को एकत्र मिलाकर तथा शहद के साथ लेप बनाकर लिंग के ऊपर लेप लगाकर संभोग करने से काम शक्ति बनाती है, बढ़ाती है। मदन जीवन रस है। मालूम नहीं। महाकल्क। महाकनक सुंदर। नान्याभ्रकम विनिक्षिप्य, अलग है। हम्म। नहीं मिल रहा एक्चुअली। धान्याम्बरकं विनिक्षिप्य मुशली रसमर्दितं स्थाल्यां क्षित्वा निरुध्याथ पिधान्या मध्यरन्ध्रया स्थाल्यदो ज्वालयद् वह्निं यामपर्यन्त शुद्धतं यामपर्यन्तम् उद्धतं ततः क्षिपेत् पिधान्या हि व्योम्नस्त्वष्टगुणं पयः जीर्णे पयसि पिष्ट्वा तत् तालमूली रसैः पुनः इत्थं हि साधयत् व्योम त्रिवारम् अतियत्नतः अजादुग्धैः पुटेत् पश्चात् वाराणि खलु विंशतिः कम्पिल्लकरसेनापि विष्णुक्रान्तारसेन च कदलीकन्दतोयेन तालमूलीरसेन च शतवारं पुटे दैवं भवेत् व्योमरसायनम् तद्व्योमभासितं ताप्य भस्म ताम्रस्य भस्म च शुल्बभस्म च तत्सर्वं समावशं परिकल्पयत् भावयत् सप्तधा निम्बरसैर्लोदररसेन च केतक्या मार्कवस्यापि कदल्यास्त्रिफलस्य च कोरकस्यापि सारेण तद्वाराणि तावद्वाराणि यत्नतः इति निष्पन्नकल्केऽस्मिन् तत्तमा त्रिफला क्षिपेत् भस्म तु सूतं सीताव्योष चित्रकञ्च पृथक् पृथक् बधना गुटिकाः कार्या शाणेन प्रमिताः खलु महाकल्क इति ख्यातो दस्त्राभ्यां परिकीर्तितः एकांगोलिं समारभ्य तथैकैकां विवर्धयेत् चतुर्गोलकपर्यन्तं मण्डले मण्डले खलु। अरे बाप रे। सेवितो द्वादशाब्दन्तु जरामृत्युविवर्जितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः दृढदीपनपाचनः सोमतुल्यबल श्रीमान् पुत्र सन्ततिसंयुतः सर्वारोग्यमयो भीमसमानभुजविक्रमः सर्वायाससहिष्णुश्च शीत शीतातपसहस्तथा अमन्द सन्मदोपेतः प्रौढस्त्रीरतिरञ्जनः दृढसर्वेन्द्रियो भूत्वा जीवेद् वर्षशतत्रयम् श्वासं कासं क्षयं पाण्डुं तथैवाष्टौ भगन्धरान् मण्डलार्धेन शमयेत् ज्वरादीनां तु का कथा सर्वगोरसंयुक्तं पथ्यं कार्यं रसायने रोगोचितमथान्यच्च ददीत खलु रोगिणे संसारसुखमिच्छद्भिः सुखं जीवितुमिच्छभिः जीवितुमिच्छुभिः नित्यं रसो निश्चेव्योऽयं दिव्यामृतसमो मतः। काफी बड़ा पाठ है और काफी संस्कार इसमें है। तो ये हिंदी में मिल नहीं रहा और हिंदी में कुछ अलग है इस प्रकार से। कामकलाख्य रस मुशली कदली कंद वाजिगंधा कसे रुकहि मर्तितम हेमसूताभरम भूषास्तं पुटपाचितम शाल्मली चूर्ण संयुक्तं वासराण्येक विंशति भक्षयित्वा चतुर्माशं गव्यं क्षीरं पिबेदनु सर्वांगोद्वर्तनं कुर्यात् सयवैः शाल्मली रसैः अन्वहं मधुराहारः सहस्रम रमते स्त्रियः। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बनाने में। हेमसूत और अभर ये मुख्य है। मूषा पटपाटित। ठीक है। यहाँ पे वाजीकरण समाप्त हो रहा है इसमें।
लोहकल्प अष्टाविंशतितमोऽध्यायः। इसमें और जो हिंदी पुस्तक में है, कुसुमायुध रसः सूतस्य द्विफलं चतुष्फलमितो गंधो मृतं कांचनं पादं न्यूनफलं सुवर्ण विमलाप्ताप्यं रसेनोन्मितं लोहं कान्दमलस्तथा सितघनं कर्षान्विता एकशो हन्तव्यं दर्देन लोहमखिलं चूर्णं ततो मर्दितं मूषायां विगता वृत्ति चिकतया यंत्रे कृते स्थापयेत् ब्राह्मीवारी दिनं दिधेहि तदनु प्रत्येकमेकात्रहं वासाकुञ्जरशुण्ठि काञ्चिककटुकं शुण्ठित्रिकटुकम् एषां च निर्गुण्डिका तालीकुञ्जरशुण्डिका उत वहस्तोयानि दत्त्वा पचेत् ततस्तं निखिलाम्भोभिर्विमर्द्य पुटयेल्लघु निर्यासेश्चाल्मलैर्गाह्या वल्लत्रयमितो रसः वलिपतिर्वलितनाशार्थं त्रिमासं मधुराशनः सुरतेषु सुलोचनाशत शतैर्गतवीर्यच्चवमानैर्मनो यदि तदसुं रसम् आश्रयाश्रयं कुसुमास्त्रस्य चिराय धन्विनः यदि सन्ति सहस्रशः स्त्रियश्चतुरालेपैर् मनोहराः प्रसन्नाः सुकवेरिव गुम्फना गिरां सुरसा अनेन युधा रसेन भूयात्। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। शुद्ध पारद 2 पल, शुद्ध गंधक 4 पल, दोनों की कज्जली, स्वर्ण भस्म चौथाई न्यून पल 30 ग्राम, सुवर्ण माक्षिक पारद भस्म के बराबर, विमलतास्य रौक्यमाक्षिक, लोह भस्म 1 कर्ष, कांतलोह भस्म 1 कर्ष, कृष्णाभ्रक लोह भस्म 1 कर्ष, हिंगुल समभाग के साथ कुमारी के रस में मर्दन करे और गोलक बनाकर सुखा ले तथा पुट दे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर शेष भस्म के साथ मिलाकर तथा घृतमय का कुमारी के रस में घोटकर मूषा में बंद कर वालों का यंत्र में रखे और मूषा के मुख का मुख खुला रखे। पुनः इस वालू का यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर मंद मंद आंच से पका करे तथा मूषा में ब्राह्मी का स्वर डालकर तथा कलछी चलाते हुए पाक करे। मूषा में दूसरे दिन अड़ूसा के रस डालकर पूर्ववत पाक करे। इस प्रकार कुंजर शुंठी, त्रिकटु, मेची, बेड़शिंगी, निर्गुंडी, तालमुली तथा कुंजर शुंडी का जल चित्रक प्रत्येक के स्वरस के साथ स्वरस या क्वात के साथ 3-3 दिन तक पाक करे। इस प्रकार पाक हो जाने पर तथा स्वांग शीतल हो जाने पर मूषा से सिद्ध रस को निकाल तथा महीन पीस कर पूर्वोक्त सभी द्रव्यों को मिश्रित स्वरस तथा क्वात के साथ 7 दिन तक भावित करे और लघुपुट में बंद कर पाक करे। इसके बाद स्वांग शीतल हो जाने पर निकाल कर तथा खरल में महीन चूर्ण बनाकर कांच कुपी में रख ले। इस प्रकार सिद्ध इस रस को 3 पल, बाप रे, नवरत्ती की मात्रा में सेमल के गोद के चूर्ण के साथ मिलाकर 3 मास तक सेवन करें और इस रस के सेवन काल में मधुर पदार्थ सेवन करें। इससे वली लोग नष्ट होते हैं। जिन पुरुषों को सुंदर नयनों वाली सैकड़ों स्त्रियों के साथ संभोग करने की इच्छा हो वह कामदेव के मित्र इस कुसुम मधुर रस को सेवन करे। कमल के समान प्रसन्न मुख वाली संभोग तथा आलिंगन करने में अत्यंत निपुण, अपने अंग की सुंदरता से उन युवकों को मन को आकर्षित करने वाली सैकड़ों स्त्रियां भी आ जाए तो भी इस रस के प्रभाव से मनुष्य संभोग करने में समर्थ होता है। जैसे वाग विन्यास में निपुण कवि काव्य कल्पना में कभी क्षीण नहीं होता है, अर्थात इस रस के प्रभाव से सैकड़ों स्त्रियों के साथ संभोग करने पर भी क्षीण नहीं होता।
जैसे आशु कवि नई नई काव्य रचना करने पर भी शिथिल नहीं होता, बराबर काव्य की रचना करता रहता है। सर चेंज द स्लाइड, ये है ही नहीं इसमें। तो स्लाइड चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें और भी हिंदी में दो तीन रस है, लेकिन आगे चले जाते हैं। लोहकल्प जो है अष्टाविंशति तमोध्याय। तो ये जो भेद दिखते हैं, जो हमारे पास ये पीडीएफ है और हिंदी किताब है, उसमें अंतर है। एक तो उल्टा पलटा भी है, इसमें जिस क्रम से आया है उसी क्रम से किताब में नहीं है, या किताब में जो है उसी क्रम से इसमें नहीं है। तो ढूंढना पड़ता है आगे पीछे जाकर, लेकिन फिर भी जितना मांगवा है उतना पढ़ तो लेना है। तुमच्या मतानुसार प्रॅक्टिस मध्ये सेफेस्ट आणि इझिली अवेलेबल वाजिकर कल्प कोणते आहेत? मैंने टिक मार्क किए हैं कि बनाने में आसान जो हो उन्हीं के बारे में सोचेंगे और जिसकी फलश्रुति वाइड होगी। तो एक बदन कामेश्वर मोदक, ये है कार्षहर योग शुद्धम सुतम वाजिगंधा च यष्टि। तिलक प्रयोग भी है। या स्वयं गुप्ताति चूर्ण, ये भी है। स्वयं गुप्तेषु क्षुरकयोः बीजचूर्णं समशर्कर सशर्करम धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा रासभायते वगैरह वगैरह। मधु का चूर्ण भी अकेला है। पयोनपानम, इस प्रकार से। तो ये काफी आसान इस प्रकार की योग है जो वनस्पति जो है, और इसमें शायद पूर्णचंद्र रस मकर ध्वज वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि आसान योग थोड़े ढूंढे जिसकी फलश्रुति वाइड इस प्रकार की हो, और फिर उसको बना के प्रैक्टिस में प्रयोग करना आरंभ करिए, बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। अष्टाविंशतितमोऽध्यायः अथ लोहकल्पः अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचेर प्रसंगतः क्षिप्रमारोग्यदायित्वात् औषधिभ्यो दिको रसः। ये सूत्र काफी देर के बाद यहाँ पे आया है। ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का सूत्र है कि रसशास्त्र को आयुर्वेद में कैसे समाया गया, क्यों समाया गया, इसके बारे में ये बात बताते हैं। जब नागार्जुन ने सिद्धे रसे करिष्यामि निर्धारित गदन जगत, रस सिद्ध होने के बाद ये पूरा जगत निर्धारित और निर्गत इस प्रकार का करेंगे, कोई भी रोग नहीं रहेगा, कोई भी दरिद्री नहीं रहेगा, इस प्रकार से। तो ये जो प्रतिज्ञा इस प्रकार की थी, उसके मुताबिक ये क्यों वनस्पतियों से श्रेष्ठ है और क्यों आयुर्वेद में समा गया, इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो अल्पमात्रोपयोगित्वात्, ये पहला है कि बहुत छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग होता है, ज्यादा मात्रा देने की जरूरत इस प्रकार की नहीं पड़ती। योगो जोशी सर कहा करते थे कि ज्वर में शुरू में औषध देना निषिद्ध बताया गया है, और फिर भी मैं दवाइयाँ देता हूँ वगैरह इस प्रकार से। और कारण क्या है उसका, तो पुराने जमाने में जब कषाय देते थे तो उसकी मात्रा काफी बड़ी रहती थी, 40-50 ml इतनी मात्रा रहती थी। और आम वैसे भी शरीर में है, दोष है, और उस प्रकार में ये काढ़ा इस प्रकार का दे देंगे तो वो भी पचन होने में कठिन इस प्रकार का होगा। और इसलिए शुरू में ज्वर में दवाएं देने का निषेध इस प्रकार का है। लेकिन त्रिभुवन कीर्ति जैसी दवाइयाँ जो बिल्कुल कम मात्रा में दी जाती है,
वो शुरू से दे सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। और उसका कारण अल्पमात्रोपयोगित्वात्, कि अल्पमात्र में अल्प मात्रा में उसका प्रयोग होता है, और इसलिए रसशास्त्र की दवाइयाँ शुरू से ही ज्वर में दे सकते हैं और बाकी भी रोगों में इस प्रकार से दे सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है। अरुचय है अप्रसंगता, अरुचि का कोई प्रसंग नहीं रहता। अगर कड़वी दवाइयाँ है, क्वाथ हो या अवलेह वगैरह इस प्रकार के, तो लोगों को उनकी उस पर रुचि नहीं रहती, और फिर इस कारण से दवाइयाँ लेने में लोग झिझक जाते हैं। तो ये बात टालने के लिए अरुचि का यहाँ पे संबंध ही नहीं आता। एक तो गोली अगर बनाते हैं वो ऐसे ही निगल सकते हैं। और जितनी अरुचि तिक्त द्रव्यों के साथ दवाइयों में होती है, क्वाथ वगैरह में या स्वरस में, उतनी यहाँ पे तो नहीं होती है। और इसलिए अरुचय है अप्रसंगतः, अरुचि का अप्रसंग होने के कारण। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है क्षिप्रम आरोग्य दायित्व, कि तत्काल आरोग्य देने वाला इस प्रकार का है। और इसलिए या ऐसा तो नहीं बताएंगे कितनी बार करना है, कब करना है, ये आपको अनुभूति के आधार पर डिसाइड करना पड़ेगा। विवाह से पूर्व करे लेप, जब तक टिकेगा टिकेगा इस प्रकार से। लेकिन ये थोड़ा देखकर ही आगे चलना पड़ेगा इस प्रकार से। तो तत्काल आरोग्य देने वाला इस प्रकार का है, और इसलिए औषधिभ्यो दिको रसा, जो वनस्पति जो औषधियां हैं, दवाइयां हैं, उससे रस सुपरसीड करते, उसको रस सुपरसीड करता है। और दूसरी एक बात इसमें है कि ये टिकने वाला है। वैसे वनस्पति जो दवाएं ज्यादा टिकती नहीं है, इसलिए और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मामा गोखले ने ये सूक्ष्म त्रिफला वटिका निर्माण किया, षोडशांश कज्जली त्रिफला में डाल के इस प्रकार से। तो उसी तरीके से अगर पारद, गंधक या कज्जली इस प्रकार हम डालते हैं तो ये टिक जाते हैं कल्प। और फिर पुरानी होने पर भी ये काम करती रहती है, इस प्रकार का है। तो ये एक अहम मुद्दा है कि हम इस प्रकार से दवाइयां अगर बना के रसायन शास्त्र की रखते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात उसमें ऐसी है कि ये आयुर्वेद का अंग है या नहीं है। खास करके ऋषिकेश मैत्रेय ने ये मुद्दा उठाया था, और उसका कहना था कि आयुर्वेद का अंग नहीं है। वैसे उसके मन में बहुत सारे इस प्रकार के विचार है, ये आयुर्वेद का विषय नहीं है, ये आयुर्वेद का विषय नहीं है, वगैरह वगैरह। और ये तो सब सही नहीं है। तो जिस तरीके से उसको आयुर्वेद में समाया गया है, ये एक अच्छा तरीका इस प्रकार का है। कुछ लोग दोष का इसमें विचार नहीं होता है, वगैरह वगैरह, इस श्लोक के आधार पर उसको कोसने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें लॉजिक तो है, बगैर लॉजिक तो हो नहीं सकता। और वही द्रव्य बार बार आते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, थोड़े थोड़े संस्कारों में परिवर्तन इस प्रकार के होते रहते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो उसके पीछे लॉजिक निश्चित रूप से है। नहीं तो एक ही दवा सभी रोगों के लिए हो जाती है, ऐसी तो नहीं बात है। बहुत सारे योग बताए गए हैं हर अधिकरण में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि हर एक का कार्य अलग अलग इस प्रकार का होता है। सिर्फ हम उस लॉजिक को समझे
और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करने की कोशिश करें, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और रसशास्त्र का उदय 7वीं सदी में माना जाता है। अब इन लोगों ने तो सभी ग्रंथकारों को बहुत आगे खींचा है, पाश्चात्य विद्वानों ने। तो वाग्भट का समय चतुर्थ शताब्दी ईस्वी सन के बाद इस प्रकार का माना जाता है। चरक सुश्रुत का समय ईस्वी सन पूर्व 1000 इतना ही मानते हैं। वास्तव में उससे भी वो पुराना होना चाहिए। लेकिन अगर रसशास्त्र का समय 7वीं सदी माना जाता है तो भी बीच में काफी अंतर हो चुका है। और आगे वाले ग्रंथों में योग रत्नाकर, भाव प्रकाश वगैरह वगैरह, वैशेष रत्नावली तक रसशास्त्र के सभी दवाइयों का प्रयोग बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये तब से प्रचलन में है और उसके पीछे लॉजिक है कि इस रोग की संप्राप्ति को दूर करने के लिए ये रस इस प्रकार के काम करेंगे। और आज की स्थिति में जब प्रैक्टिस एक बड़ी चुनौती है, हमारे पास मरीज आते हैं वो एलोपैथी खत्म होने के बाद ही आते हैं। और इसमें न केवल कॉम्प्लिकेशंस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस भी होते हैं। और एलोपैथी में अगर उपचार होते हुए मरीज मर जाता है तो लोग मान लेते हैं कि हमने बहुत सारा प्रयास किया लेकिन ठीक है, उसका आयुष नहीं था तो फिर वो चल बसा। लेकिन आयुर्वेद में अगर उपचार चालू है और रोगी की मृत्यु हो जाती है तो लोग ऐसा नहीं मानते कि वो मरने ही वाला था इसलिए मर गया। लोग समझते हैं कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट चल रही थी, एलोपैथी की ट्रीटमेंट नहीं चल रही थी इसलिए मर गया। क्योंकि इसमें ये साइंस नहीं है, इसमें न्यूनता इस प्रकार की है और इसलिए उसके रिश्तेदार बाद में कोसते रहते हैं। तो जहां जहां एलोपैथी में कुछ करना पॉसिबल है वहां हम उनको बता सकते हैं कि अगर आपको राय लेनी है तो ले लो एलोपैथी की ट्रीटमेंट के लिए, और अगर करनी है वो तो करो। लेकिन मेरा सुझाव नहीं है कि इस प्रकार की ट्रीटमेंट करने का। Are there some kalpas especially for azoospermia or oligospermia? Is this concept cleared in Ayurveda? मुश्किल है बताना। एक तो क्या है कि निष्फल बीज होना इस प्रकार से, ये हाइब्रिडाइजेशन का भी एक परिणाम है। और हाइब्रिडाइजेशन अभी पिछले 60-70 वर्षों से हो गया है कि जो बीज बोया जाता है उसमें से जो बीज निकलता है वो निष्फल होता है, इसलिए बीज हर बार कंपनी से खरीदना पड़ता है। तो ये बात तो नहीं थी उस जमाने में। और इसलिए निष्फल इस प्रकार का होना ये थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का है। और वैसे हमारे यहाँ ठंड के प्रकार बताए गए हैं, इस प्रकार से बीज निष्फल होना इसके बारे में बताया नहीं गया। अभी जो प्रयोगशालीय परीक्षण आ गए स्त्रियों के बारे में, पुरुषों के बारे में, खास करके सीमेन एग्जामिनेशन के बारे में, तो उसके आधार पर ये बात आगे निकलने लगी कि अजूस्पर्मिया है तो कुछ होने के चांसेस नहीं है इस प्रकार से। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी तरीके से परीक्षा करके पूरी हिस्ट्री लेके और नैसर्गिक आहार पर शिफ्ट करके पंचकर्म करके वाजीकरण द्रव्यों का सेवन अगर करते हैं तो शायद उम्मीद बनती है, अभी नहीं बता सकते कि सिद्ध होगा ही इस प्रकार से।
अपत्यकर घृत आले आहे चरकात, अन्यही अनेक कल्प आलेले आहेत चरकात, स्पष्ट फलश्रुती असलेले, है ना. लेकिन ये अपत्यकर घृत या वंद्या नारी सुत प्रदम वगैरह इस प्रकार के काफी योग है. उनका भली भांति कब कैसे प्रयोग करना है यह समझना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा. और सिद्धिराख्याति सर्वैश्च गुणैर्युक्तम विषक्तम, सिद्धि जो है वो श्रेष्ठ वैद्य है इस प्रकार की बताती है. इसमें दैवंचैवात्र पंचमम ये भी बात होती है. और दैव अगर प्रतिकूल है तो सभी करने के बाद भी वंध्यत्व की चिकित्सा नहीं होती है. अभी फिलहाल एक बीएमएस डॉक्टर आई थी, उम्र 45 है, यूके में थी, 10 बार वहां पे आईवीएफ किया है. अभी 44 उम्र पूरी हुई है. तो ये मामला काफी संगीन इस प्रकार का हो सकता है. तो बता नहीं सकते कि निश्चित रूप से होगा. तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैवम, ये भी बात कही गई है. तो उसके बारे में अगर हम जान सकते हैं पत्रिका के जरिए, नाड़ी पट्टी के जरिए, किसी भी तरीके, तो एक अलग बात इस प्रकार की होगी. तो ठीक है. मैं मानता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने रसशास्त्र को अपना लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का है. वृषणाला अवगाह लेप एटसेट्रा स्थानिक चिकित्सा का सा काही विचार करता येईल का आजोस्पर्मियामध्ये, ये तो नहीं लगता मुझे. वैसे निर्माण जो होता है वृषण में होता है, तो वृषण के बारे में सोचना है. मांसा सुख में तो प्रसादात वृषण, ये बात कही गई है. तो इन सभी में जाकर देखना पड़ेगा कि कहीं दुष्टि है क्या, कहीं अटकाव है क्या, इस प्रकार से. और अगर करना है तो वृषण में करना है, सिर्फ लिंग पर करने से बात नहीं. ये लिंग का पर जो है वो संभोग शक्ति के लिए है, और मूल रूप से अजोस्पर्मिया के बारे में बात करनी है तो वृषण के बारे में सोचना है. और वैसे वृक्षवटे में बस्तांड का प्रयोग है. तो वृद्धि समान सर्वेशाम, तो वृषण का प्रयोग हो सकता है. वृषण अला, ओके ओके, ठीक है. तो शायद इसके बारे में सोच सकते हैं. लेकिन मेरे ख्याल में ये पूरी धातु निर्मित की जो प्रक्रिया है उसी को देखना है, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है. और रसायन और वाजीकरण दोनों का साथ में प्रयोग इस प्रकार का होना है. एवं मासेन रसा शुक्री भवती स्त्रीणाम चार्तम, तो एक महीने के बाद रस शुक्र में परिवर्तित हो जाता है. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रस से आरंभ करना है. और बीच में कहाँ रुकावट है कि जिसके कारण वो शुक्र तक पहुंचता नहीं है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा. तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार से आयुर्वेद में समाविष्ट होना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा. और बड़े बड़े लोगों ने, भाग्यवड़ीकर शास्त्री से लेकर बहुत गुणे शास्त्री, गंगाधर शास्त्री गुणे वगैरह, इन सभी ने, वेणीमाधव शास्त्री जोशी या फणसळकर, इन सभी ने रसशास्त्र का उपयोग किया है. फणसळकर तो गुणे शास्त्री के छात्र रहे और काफी डिफिकल्ट और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को सुलझाया है. तो ये हमारा अंग नहीं है ऐसा करके उसको तोड़ देना, ये हमारे ही पांव पर कुल्हड़ डालना, ये इस प्रकार का होगा. तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की चिकित्सा अच्छी तरीके से करें, ज्यादा से ज्यादा चुनौतियों का सामना करें. और हम ही अगर हमारे ही एक अंग को तोड़ देते हैं, यह हमारा अंग नहीं है इस प्रकार से कहते हैं, तो ये गलत बात इस प्रकार की होगी.
तो मैंने ऋषिकेश को बताया है कि तुम निगेटिविटी मत फैलाओ, तुम्हें वनस्पति जो द्रव्यों की चिकित्सा करनी है वो करो, उसमें कोई आप तुम्हें रोकता नहीं है, जरूर करो। वाग्भट के अनुसार चिकित्सा करनी है, जरूर करो। और कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस को भी ट्रीट करो, बेहतर है, कोई आपत्ति नहीं है, और वो पब्लिश करते रहो। लेकिन ये सभी बातें जो है वो पॉजिटिविटी के लिए चाहिए, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। निगेटिव्हिटी तो नहीं होनी चाहिए। स्पर्मॅटोजेनेसिस स्टिम्युलेट करण्यासाठी नस्य विचार करता येईल का, कोणते नस्य देता येईल, कस येईल? शायद सोच सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि नस्य के बारे में बाकी रोगों में नस्य का विचार इस प्रकार का किया नहीं जा रहा, लेकिन ये इड़ा पिंगला को लेकर अगर हम कुछ सोच सकते हैं तो शायद ये बात बनती है। और महाकल्याण का गुरुत्व वगैरह इस प्रकार से कुछ हम सोच सकते हैं नस्य करने के लिए या शतावरी गुरुत्व वगैरह इस प्रकार से। तो आयुर्वेद सागर है और बहुत सारे तरीके हैं कि उनको अपना सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे शास्त्र के जो विषय है उनको तोड़ना नहीं है। ये मैत्रेय जिस प्रकार से बात करता है कि मन आयुर्वेद का विषय नहीं है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से ये काफी है, और वो यादी बढ़ती ही जा रही है लिस्ट जो है उसकी। तो ग्रंथों के अनुसार हम पढ़ते रहे, ग्रंथों के अनुसार चिकित्सा करते रहे, और मुझे रसशास्त्र प्रयोग नहीं करना है तो ठीक है, नहीं करो इस प्रकार से। लेकिन दूसरे कर रहे हैं उनको गलत है, या आयुर्वेद नहीं कर रहे हैं इस प्रकार का कहना गलत इस प्रकार का है। हाँ, तो ठीक है, उसमें से जो पॉजिटिव बातें हैं वो ले लो, बाकी बातें छोड़ दो ऋषिकेश मित्र की। दुर्दैव से पॉजिटिव बाकी बातें बहुत कम है, निगेटिव बहुत ज्यादा है। तो रसशास्त्र आयुर्वेद का ही अंग है, उसमें संदेह की बात नहीं है, और इसीलिए तो ये पढ़ना आरंभ किया। और जैसे मैंने कहा बहुत सारे वैद्यों ने इसके बारे में काफी प्रयास किए हैं, अच्छी सफलता पाई है। तो आज के युग में हमें सफलता चाहिए, ये सबसे अहम है। और वो किसी भी तरीके से हो, चाहे पंचकर्म से हो, चाहे रसशास्त्र से हो, चाहे बहुत सूक्ष्म विचारों से एक भी द्रव्य काम कर रहा है तो भी ठीक है इस प्रकार से, लेकिन सफलता होनी चाहिए। और हम खुद ही फेलियर के शिकार न हो जाए, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आजकाल पालित्य 13 से 20 वर्ष मुलामध्ये जास्त आहे। चिकित्सा पथ्य देऊन पण लवकर रिझल्ट येत नाही, कसा विचार करावा? रसदुष्टी, पित्त प्रकोप, अस्थिदुष्टीचा विचार केला, ट्रिट्स कैंसर लिवर। अगस्ती फार्मा वालों ने ऐसी खबर दी है कि भारत के सामान्यता प्रयोग पर सरकार बैन लगा रही है। ये थोड़ा अजीब होगा अगर इस प्रकार से कुछ होगा तो हमें मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा। अगर करते हैं तो इस प्रकार से। तो प्राइवेट डिस्पेंसिंग जो हम करते हैं उसको भी बैन लगाने वाले हैं, ऐसा भी सुना है। तो
बिना लाइसेंस के हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो ठीक है, अगर लाइसेंस है तो कर सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हम खुद की दवा न दे, ऐसा भी एक बता रहे हैं कि इस प्रकार से केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित हो जाएगा। तो ठीक है, हमें क्या करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दुर्दैव से हमारा संगठन बलवान नहीं है, तो ये बात काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाएगी। और वैसे देखा जाए तो एलोपैथी में सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स है, और उसको माना गया है कि ये साइड इफेक्ट्स है। आयुर्वेद में अच्छी दवाइयां बनती तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ये बात अहम है, तो इसी मुद्दे को आगे उठाना पड़ेगा। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। थायरॉइड एक अलग कल्पना है। प्रायव्हेट डिस्पेन्सिंग बंद करण्यामागे आयुर्वेद फार्मा कंपनी असतील त्यांचा व्यवसाय कमी होतो, ये है। ठीक है, विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।